चलो, 9th class. Today we are going to start our chapter 14, natural resources. Our planet Earth is the only one on which life as we know it exists. पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक अर्थ ही हमारा एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट होती है, जहाँ पर लाइफ है. लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर. अर्थ के ऊपर जो जीवन है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड है. मोस्ट लाइफ फॉर्म वी नो नीड एन एम्बिडियंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड. बहुत सारे जो ऐसे लाइफ क्रिएचर है, ऑर्गेनिज्म है, जिनको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, जिनको फूड भी चाहिए, जिनको शेल्टर भी चाहिए, जिनको वाटर भी चाहिए. अगर हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, अब ओवरऑल अगर हम अर्थ पे देखें तो हम लोग ईस्ट में रहते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ ईस्ट का टेम्परेचर कुछ और है, और ईस्ट में भी अगर हम इंडिया की बात करें तो हम नॉर्थ में रह रहे हैं. नॉर्थ का टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ पर सर्दियाँ गर्मियाँ आती हैं, सीज़न प्रॉपर होते हैं. साउथ वाली साइड में या मुंबई वाली साइड में विंटर्स होती नहीं जैसे यहाँ विंटर्स होती है. ठीक है, तो हर एक चीज़ का एक प्रॉपर टेम्परेचर है, एक प्रॉपर उनका एटमॉस्फेयर है. क्लियर? द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirement of all life form on earth. अगर अर्थ पे रिसोर्सेज की बात करें तो हमारी अर्थ पे सबसे बड़ा एनर्जी का रिसोर्स है सन. ठीक है, सन से हमारा क्या होगा, बहुत डिफरेंट टाइप की हमें उससे एनर्जीज मिलती हैं, उससे अच्छे हमें विटामिन्स मिलते हैं. ठीक है, सन एनर्जी से हमें क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. सन एनर्जी से हमें क्या, सोलर एनर्जी मिल रही है, जिसे हम मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में चेंज कर सकते हैं. सन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ. ठीक है, सन से विटामिन डी मिलता है. सन से जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं. पौधे अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाएंगे, इट मीन्स कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, बिकॉज वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स. क्लियर? तो सन इज़ अ वेरी एफिशिएंट या वर्सटाइल, क्या कह सकते हैं उसे, स्टार फॉर आवर प्लैनेट अर्थ. क्लियर? हमारी बहुत सारी ज़रूरतें जो हैं वो सन से पूरी होती हैं. इज़ इट क्लियर? वट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. अब अर्थ के ऊपर और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो हम पढ़ेंगे. दीज आर द लैंड. ज़मीन होनी चाहिए अर्थ के ऊपर. घर बनाने के लिए भी ज़मीन चाहिए, खेती बाड़ी करने के लिए भी ज़मीन चाहिए, किसी भी चीज़, हमें चलने के लिए ज़मीन चाहिए और प्रॉपर चाहिए. ठीक है ना. सो दीज आर द लैंड, द वाटर एंड द एयर. ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं. द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर. अर्थ का जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी एटमोसफियर, जो उसकी लेयर है, उसे हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर. Water covers 75% of Earth's surface. It is also found underground. These comprise the hydrosphere, the air that cover the whole of the earth like blanket. ये जो लिथोस्फीयर के बाहर एक एटमॉस्फेयर में, एक अर्थ के ऊपर एक, जैसे हम अपने ऊपर ब्लैंकेट या कंबल ले लेते हैं ना, वैसे अर्थ के ऊपर एक लेयर बनी हुई है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे. वो एक ब्लैंकेट का काम करती है हमारे लिए. ठीक है. The air that cover the whole of the earth like a blanket is called the atmosphere. ठीक है, और वो लेयर को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर. लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर these three exist. लिविंग थिंग्स जो हैं वो वहीं पर एग्जिस्ट करती है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं. क्लियर? This life supporting zone of earth where the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is known as biosphere. लाइफ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, मतलब हाइड्रोस्फेयर कौन सा हो गया, वाटर वाला हो गया, और एयर वाला क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, और लिथोस्फेयर हमारे पास क्या है, लैंड, जो उसका जो बाहरी कवर है. ठीक है, तो हमारे पास जीवन जो है वो कौन सी वाली लेयर पे एग्जिस्ट करेगा, बायोस्फेयर में. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. क्लियर? वहाँ पर जो है वो बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है. बायोस्फीयर मतलब जहाँ पर हम लोग ये रह रहे हैं, हम लोग बायोस्फीयर के अंदर हैं. लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर. बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं. दोनों ही नेचर से हमें मिलती हैं. बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जैसे प्लांट्स, ठीक है, इंसेक्ट, वो कुदरत की वो चीज़ें जो सांस ले सकती हैं, चल फिर सकती हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट है. और अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक भी कुदरत की ही चीज़ें हैं बट वो सांस नहीं ले सकती, जैसे सॉइल, एयर, वाटर, माउंटेन्स.
मिनरल्स, विटामिन्स, ये अबायोटिक कंपोनेंट है. Biotic and abiotic both are related to nature, but biotic are those which are kind of living things and abiotic are those which are natural compound but they are non-living thing in nature. समझ में आई ये बात? अब हम पढ़ेंगे living things constitute the biotic component of the biosphere, the air, the water, the soil from the non-living or abiotic component. समझ में आया बात? जो नॉन लिविंग थिंग है वो अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर है. लेट अस स्टडी दीज अबायोटिक कंपोनेंट इन डिटेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर रोल ऑफ इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ. तो ये जो पूरा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज का, हम लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो नेचर से हमें मिलती हैं. मतलब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हम अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट होगा द ब्रीथ ऑफ लाइफ. ब्रीथ ऑफ लाइफ मतलब एयर. उन्होंने एक टॉपिक दिया, हम पहले एयर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर कितने % होती है, ये किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है. ठीक है. वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? मैटर इन आवर सराउंडिंग में पढ़ा है हमने कि हर चीज़ जिसमें वॉल्यूम है, जिसमें स्पेस है, जो एयर से बना हुआ है वो मैटर में एग्जिस्ट करता है. हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है. ठीक है. We have already talked about the composition of air in the first chapter. It is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on earth. एयर की कॉम्पोजिशन से ही पता चल जाता है कि हमारे अर्थ पे लाइफ हो सकती है, क्योंकि एयर बनी ही नाइट्रोजन से है, कार्बन डाइऑक्साइड से है, ऑक्सीजन से है, वाटर वेपर से है. ये सारे के सारे क्या हैं? लाइफ सपोर्टर्स हैं. नाइट्रोजन क्या करेंगे? प्लांट्स को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की. वो नाइट्रोजन क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट क्या है? ऑक्सीजन बनाने में हेल्प करते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधों को ज़रूरत होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो ऑक्सीजन देंगे. और एयर के अंदर ऑक्सीजन तो होती ही है जो हमें भी चाहिए, और एयर के अंदर क्या है? वाटर वेपर भी होते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी होगी और वो हमारे एटमॉस्फेयर को भी बैलेंस करेगी. तो एयर अपने आप में ही एक लाइफ सपोर्टर है. ठीक है. आफ्टर दैट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इज अ रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इन प्लैनेट्स सच एज वीनस एंड मार्स वेयर नो लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट. वीनस और मार्स, शुक्र और मंगल ग्रह पे कोई भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड. बिकॉज हमारे यहाँ पर जो मेजर कॉम्पोनेंट है एयर के अंदर ऑक्सीजन है, बट ये जो वीनस और मार्स हैं उनके अंदर जो मेजर कॉम्पोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे हिसाब से लाइफ सपोर्टर नहीं है. ठीक है. इनफैक्ट carbon dioxide constitute up to 95 to 97% of the atmosphere on Venus and Mars. अब हमारे यहाँ भी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बट वो 0.03% होती है. बट वीनस और मार्स के अंदर वहाँ पर 95 to 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है. तो वहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती. यूक्रियोटिक सेल एंड मैनी प्रोक्रियोटिक सेल डिस्कस इन चैप्टर 5. हमने यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक पढ़े हैं सेल्स के बारे में, टिश्यू वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा. ठीक है. तो नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज. यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक जो सेल्स होते हैं उनको काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो खुद ब्रेक हो जाए. उनको काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो ब्रेक होके ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें. क्लियर? ग्लूकोज की फॉर्म में. अनदर प्रोसेस विच रिजल्ट इन द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉन्कमिटेंट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबस्टन. अगर हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन है तो हमारे अर्थ पे जो है वो कंबस्टन का प्रोसेस भी क्या है? एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कंबस्टन जो बर्निंग है उसका मेन सपोर्टर ऑफ गैस कौन सा है? ऑक्सीजन. ठीक है. अगर एक कांच के गिलास में अगर हमने अगर हमने एक मोमबत्ती यहाँ जलाई हुई है, नॉर्मल रूम में ऑक्सीजन है, हम सांस ले पा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक मोमबत्ती को जला दिया है. ठीक है. वो आराम से जल रही है. अगर हमने उसके ऊपर एक कांच का गिलास ऐसे उल्टा करना शुरू कर दिया तो वो मोमबत्ती क्या होगी? धीरे धीरे बुझ जाएगी. मतलब उसका जो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट है वो खत्म हो जाएगा. मतलब जो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, और मार्स और वीनस पे बर्निंग ही नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है. ठीक है. आफ्टर दैट
This include not just human activity which burn fuel to get energy but also forest fire. मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आग नहीं जला पाएंगे तो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी खत्म होगी. अब वीनस और मार्स पे अगर बर्न ही नहीं हो पाएगा तो फॉरेस्ट फायर, जो कई बार ऐसा होता है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जंगलों में आग लग जाती है. अभी लास्ट ईयर अमेजोन के जंगलों में बहुत बड़ी आग लगी थी, जो कि एक काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, क्योंकि एक जंगल की जो आग होती है ना वो बहुत जल्दी फैलती है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हाई एरिया पे होते हैं कि अगर तुम फायर एक्सटिंग्विशर भी बुला दो तो बहुत टाइम लग जाता है उसको बंद करने में. वो सिर्फ नेचर ही बंद कर सकती है अगर बारिश हो जाए तो, ठीक है ना. तो ये जंगलों की जो आग होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है अगर फैल जाए तो वीनस और मार्स में ये सब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम है और वहाँ पर बर्निंग का प्रोसेस भी नहीं हो सकता. क्लियर. दूसरा, डिस्पाइट दिस द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमोसफियर इज मेयर फ्रिक्शन ऑफ अ % बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन 2 ways. अब हमारे यहाँ अर्थ पे जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो फिक्स है. 2 तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. एक तो ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब ये ग्लूकोज मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपने खाने के रूप में वो चेंज करते हैं. ऐसा ही होता है, अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर हमने सपोज अगर परांठी खाई है या इवन वी आर ईटिंग अ पिज़्ज़ा और अ बर्गर, तो वो क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे अंदर जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होंगे, कुछ हमारे अंदर फैट बनेगा, कुछ हमें इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी. तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन वी हैव. क्लियर. उसी तरह प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उनके अंदर भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म में वो ग्लूकोज बनाते हैं और फिर वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. समझ में आई है बात. एक तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से यूज करते हैं हमारे यहाँ. दूसरा, मैनी मरीन एनिमल यूज कार्बोनेट डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स. कार्बोनेट का भी आपने देखा है, वो जो सिप्पी होती है जिसके अंदर मोती होता है, ठीक है, उसकी जो शेल होती है वो ऐसा होता है जैसे एग होता है ना, एग की जो ऊपर वाली शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है बेटा. कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम मार्बल या फिर चूने की फॉर्म में बोल सकते हैं ना. जो एग का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, छिलका, बॉयल एग की बात नहीं कर रही. बॉयल एग करने के बाद वो जो उसकी स्किन निकाल देते हैं ना, वाइट कलर का जो छिलका होता है एग का, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. वैसे ही समुद्र के अंदर जितने भी मरीन एनिमल्स होते हैं वो भी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, पर वो अपनी जो पानी के अंदर के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो अपनी शेल्स बनाने के काम करते हैं. जैसे वो सीप होती है ना जिसके अंदर मोती होता है, उसकी बाहर वाली जो शेल होती है वो कार्बोनेट से मिलके बनी हुई होती है. अब आपका क्वेश्चन ये पूछने वाला बनता था कि जो एग शेल है वो तो वीक होती है, वो तो जल्दी से टूट जाती है, बट जो सीप वाली जो शेल होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है, वो जल्दी से टूटती नहीं है. तो कार्बोनेट का भी तो फर्क पड़ेगा ना. एग जो है वो क्या होगा, हैन से बना हुआ है, तो उसको जितनी डाइट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग उसके जो एग्स हैं वो स्ट्रांग हो गए. पर जो शेल्स होती हैं, जो सी शेल्स होती हैं, वो उनको समुद्र से, उनको नेचर वे में उनको कार्बोनेट मिला हुआ है, तो उससे वो उनकी परत बनती रहती है जिसके कारण वो हार्ड हो जाती है. क्लियर हो गई बात. तो दोनों तरफ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ किए जाते हैं. अगर हम धरती पे हैं तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे अच्छे यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम पानी के अंदर है तो मरीन एनिमल्स जो हैं वो लेते तो वो भी ऑक्सीजन ही है, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट की फॉर्म में अपनी शेल्स बनाने में हेल्प करते हैं. क्लियर हो गई बात. इज दैट क्लियर. आफ्टर दैट हमारे पास टॉपिक है 14.1.1 द रोल ऑफ एटमोसफियर इन क्लाइमेट कंट्रोल. अब एटमोसफियर का क्लाइमेटिक कंट्रोल में क्या फ़र्क है. अच्छा, अब वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है. व्हाट डू यू मीन बाय वेदर एंड क्लाइमेट.